दोस्तों, अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपके काफ़ी लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या करेंगे, हम जो भी हमारी न्यूज़ है 3 और 4 तारीख की, उसको हम क्वेश्चन बेस में देखेंगे ताकि हम ज़्यादा लंबे समय तक उसको याद रख पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वह 4 तारीख की है, जिसमें कहा गया है अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट है जो बनाएगा विशेष किस्मों है। इसमें मतलब जो किस चीज़ का जिक्र हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ये चुनावी रेवड़ियों के बारे में कहा है। यानी ये जो टॉपिक है, इसमें आपको मेंस के अंदर क्वेश्चन 100% मिलेगा, चाहे 2022 हो या 2023। ज़्यादातर चांस 2022 में ये क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। यानी चुनावी रेवड़ियों का अर्थ ऐसा है, अभी चुनाव के टाइम जो भी राजनीतिक दल होते हैं वह क्या करते हैं, भी लोगों को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, उनको बड़े बड़े विकास के कारण और उनको कुछ प्रत्यक्ष रूप से जो मुहैया करवाने की बात करते हैं, जो पैसे वगैरह। तो उनसे कहा गया भी आप कहाँ से लेकर आओगे इस प्रकार का धन, जिस प्रकार के आप उससे बातें करते हो। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो नीति आयोग हो गया, हमारा वित्त आयोग है, भारतीय रिजर्व बैंक है, अन्य से इन सबसे कहा है। जबकि वैसे तो ये देखा दे चुनाव आयोग का काम है, मगर फिर भी इन्होंने इसको नीति आयोग को भी कहा है, भारतीय रिजर्व बैंक को भी कहा है, और साथ ही साथ में जो हमारे वित्त आयोग है उनको भी कहा है भी। इसलिए आप पैसे कहाँ से लेके आओगे जो इस बार का आप वादा करते हो। तो इसमें क्वेश्चन हमारा चुनाव आयोग से संबंधित है। क्या कहता है भी, चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव आयोग की स्थापना भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस से पहले हुई थी। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है, क्योंकि जो हमारा जो चुनाव आयोग है उसकी स्थापना हमारी कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। और जो पहला गणतंत्र दिवस हमने मनाया था 26 अगस्त 1950 को। ठीक है, तो इसके पहले तो पहला कथन इसका सत्य है। और यूपीएससी इसी प्रकार के क्वेश्चन बनाती है। चुनाव आयोग की मुख्यतः वही स्थिति है जो वर्तमान में है। इसका दूसरा कथन है वह गलत है, क्योंकि जब चुनाव आयोग जो मूलतः था, यानी जो स्टार्ट यानी जो जो 25 जनवरी 1950 को बना था, तो तब इसमें केवल एक ही सदस्य था। मगर इसकी सदस्यता बढ़ाकर कितने 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 उसके सहयोगी होते हैं, उसके जो है चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन केवल हमारा एक है। ठीक है, बस ये दे रखा है भी, हमारे जो भारत का निर्वाचन आयोग, जिससे चुनाव आयोग भी कहा जाता था, एक स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है, और इसका किस भाग 15 से अनुच्छेद 324 से 329 में समाहित है। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी को। ठीक है, और जबकि हमारा जो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं हम, 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी इसी दिन क्या था हमारा, जो जो हमारा जो हमने पूर्ण स्वराज का जो 26 जनवरी 1930 को था, तो तब हमने पूर्ण स्वराज का बात कही थी। ठीक है, और इसमें क्या है, जो निर्वाचन आयोग है वह मूलतः केवल चुनाव आयुक्त था। उसमें केवल केवल क्या था, चुनाव आयुक्त था। मगर लेकिन अब राष्ट्रपति, जिसकी जो 1989 के अंदर इसमें 3 सदस्यता बना दी गई थी, और जिसका कार्यकाल कितना कर दिया गया था, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष ये आयु कर दिया, दोनों में से जो पहले हो। ठीक है, चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की किसी द्वारा हटाया जाता है। यानी जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा, उसी प्रकार से चुनाव आयोग को हटाया जाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण वाली उनकी संपूर्ण प्रक्रिया को, यानी चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उनको संचालित करता है और उसको नियंत्रित भी करता है। ठीक है, अगला है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो हिंदू के अंदर न्यूज़ थी, ये दैनिक जागरण के अंदर नहीं थी। तो इसमें जो भी है, जो भारत की जो हमारी प्रतिबद्धता थी उसके बारे में कहा भी, हम 2030 तक जो 500 गीगावाट जो गैर जीवाश्म ईंधन है उससे हम प्राप्त करें, 2070 तक हम जो भी हमारा जो कार्बन हो रहा है उसका हम शून्य, यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे। यानी इसका अर्थ है अभी जितना हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे उसको उतना ही ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, तो शून्य का मतलब ये नहीं है अभी हम बिल्कुल भी कार्बन यानी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, कथन क्या कहता है, जलवायु परिवर्तन का COP26, यानी जो पार्टी का जो COP26 का हुआ था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, भारत द्वारा वर्ष 1930 तक जीवाश्म ईंधन का 500 गीगावाट ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये गैर जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन तो वही है हमारे जो अभी यूज कर रहे हैं, जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इस प्रकार के जो है वह तो जीवाश्म ईंधन है। जबकि गैर जीवाश्म ईंधन जैसे सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा होगी, ये सारे गैर जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, वर्ष 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। तो ये कथन भी गलत है। अभी हमने देखा तो ये केवल कितना लक्ष्य रखे हमने, 2070 तक रखा है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कोई भी नहीं है, तो आंसर हो गया इसका डी।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाकी ये बस इसी के बारे में दे रखा है भी कौन कौन सी प्रतिबद्धताएं हमने 5 प्रतिबद्धता रखी 2020-30 तक हम 500 मेगावाट गैर जीवाश्म ईंधन से हम 500 गीगावाट करेंगे। 2030 तक 50% ऊर्जा की आवश्यकता हो अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करेंगे। और 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का 45% कार्बन तीव्रता की कमी लाएंगे, यानी जितना हम 2005 के मुकाबले 2030 तक हम 45% कम करेंगे। अब से इसमें अब से 2030 तक शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करें और 2070 तक हम जिसको जब बिल्कुल शून्य कर लेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत में जो डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात की गई है। जो डाटा प्रोटेक्शन बिल हम 2019 में लेके आए थे उसको हम वापस लेंगे और नया बिल तैयार करेंगे। ठीक है। इस पे क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार ही में समाचारों में रहने वाली बी एन श्री कृष्णा समिति किससे संबंधित है, या किसी डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित है। ठीक है। क्या कहता है, बी एन श्री कृष्णा समिति का गठन कब किया गया था, 2017 में डाटा संरक्षण से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए किया गया था और उन्हें संशोधित करने के तरीकों की सिफारिश करने और डेटा संरक्षण का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन अगला है, ये टोल प्लाजा के बारे में है। अभी यहाँ जो कहा गया अभी, अब जो टोल प्लाजा है वह जीपीएस के जरिए वाहनों से वसूला जाएगा, ना कि अभी जो फास्ट टैग है, जो टोल प्लाजा है उनको हटा दिया जाएगा। जो जीपीएस हो गई, यानी जीपीएस के आधार पर आपकी गाड़ी कितनी चली है उसके हिसाब से हम आपका जो टोल है वो ऑटोमेटिक अपने आपके खाते से काट लेंगे। ठीक है। कौन करेंगे, राष्ट्रीय ये जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फास्ट टैग के बारे में, क्योंकि आज अब वर्तमान में हम कौन सी तकनीक यूज करते हैं, फास्ट टैग को यूज करते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में क्वेश्चन है, इसमें यूपीएससी के बारे में इसमें पूछा भी है। क्या कहते हैं, फास्ट टैग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फास्ट टैग जो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक पर आधारित कार्य करता है। ठीक है। तो पहला कथन इसका सत्य है, क्योंकि इसके लिए कोई भी स्कैनर नहीं होता। जो फ्रीक्वेंसी निकलती है उनको पकड़ के हुए जो उस पर जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर लगे होते हैं, जो क्या करते हैं भी, जो हमारा फास्ट टैग है उसको रीड करते हैं और हमारे खाते से और बताए वाले अपने आप जो कटौती हो जाती है धन की। ठीक है। तो इसका दूसरा कथन यही कहता है भी जो हमारी जो ये तकनीकी है ये स्वतः धन की कटौती करने में सक्षम है। तो दोनों कथन सही है, तो आंसर हो गया इसका सी। ठीक है। ये थोड़ा सा दे रखा है, भी फास्ट टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी कार्ड का वाहनों के ऊपर स्क्रीनिंग किया जाता है। और ये क्या कहती है, कार्ड में जिस पर रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग लगाता है उसको स्कैन कर लिया तो वह स्वतः अपने आप में उसको धन की कटौती कर लेता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला एक जो न्यूज़ थी द हिंदू के अंदर थी, जिसके अंदर क्या है भी हमारे जो हमें जो वेटलैंड है, हमारी जो आर्द्र भूमि है, उनको 10 और आर्द्र भूमियों को रामसर साइट के अंदर टैग किया गया है, यानी उसके अंदर शामिल किया गया है। तो इस पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन कहता है भी निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है। क्योंकि अभी इस न्यूज़ के अंदर देखें तो कितनी 6 ऐसी है जो तमिलनाडु में है और 1 ईच गोवा के अंदर है, फिर एक कर्नाटक के अंदर, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के अंदर है। तो पूछा गया तो हमारा क्वेश्चन है वह तमिलनाडु में कौन सी संबंधित नहीं है, तो वह कौन सी है, पाला आर्द्र भूमि। तो पाला आर्द्र भूमि कहाँ पे है, पाला आर्द्र भूमि हमारी मिजोरम के अंदर है। ठीक है। जो बाकी ये जो कटिक पक्षी अभ्यारण्य है या पंचीवरम मैंग्रोव है या पल्लीकनई वन रिजर्व है, ये सारे कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। बस यही दे रखा है। थोड़ा सा हम आर्द्र भूमि के बारे में देख लेते हैं। आर्द्र भूमि क्या कहती है, जो वेटलैंड जल में संतृप्त यानी जो जल में संतृप्त परिसंपत्ति तंत्र है, इसमें मैनग्रोव दलदल हो गए, नदियाँ, झील, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, वह जलमग्न खेत यानी चावल की खेती आदि ये शामिल होते हैं। ठीक है। इनकी गहराई कम कम कितनी होती है हमारी, इसकी जो गहराई होती है वह लगभग 6 मीटर से अधिक गहरे होते हैं और वेटलैंड पृथ्वी के भूभाग का 6% क्षेत्र है। ठीक है। बाकी यही दे रखा है, ये जो हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको ऑब्जॉर्व करने में भी सहायता करते हैं। ठीक है। तो चलिए ये बाकी ये एक रामसर साइट के बारे में देख रहा है। जो रामसर कन्वेंशन क्या है, ये जो हमारा जो रामसर है वो वेटलैंड यानी जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए। जो हमारा जो सुंदरबन है वह भारत का और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है, जिसे रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया है। ठीक है। अगला है जो सुरेश एन पटेल है उनको केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है। यानी जो नए केंद्रीय यानी आयुक्त है उनको नियुक्त किया गया है। ये द हिंदू के अंदर भी थी और दैनिक जागरण के अंदर भी है। ठीक है। बाकी तो सारा इनके बारे में ही दे रखा है, इन्होंने क्या कुछ किया है और कौन इनको नियुक्त करता है। यानी ये कौन करता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति होती है, वह इसका चयन करती है, उसके संबंध में निर्णय लेती है और इसके जो गठन, ठीक है, उनका नियुक्त करती है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित क्या कहता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतर्कता की आयोग के अंतर्गत यानी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रधानमंत्री के अंतर्गत कार्य करता है, तो इसका पहला कथन गलत है, क्योंकि जो ये है ये सीधा का सीधा जो संसद के प्रति कार्य करता है। नियुक्ति जरूर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, मगर ये कार्य डायरेक्ट संसद के अंदर करता है, प्रधानमंत्री के अंतर्गत ये कार्य नहीं करती है। तो पहला कथन गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा 2 या बी और सी में से होगा। ये भ्रष्टाचार की जांच हेतु भारत की एकमात्र एजेंसी है, ये एकमात्र एजेंसी नहीं है, इसके अलावा और भी एजेंसी है जो
भ्रष्टाचार से संबंधित जांच करती है, चाहे वो हमारी सीबीआई भी करती है करनी, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कथन, यह कार्यकाल के दुरुपयोग की सिफारिश करता है जो बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। तो तीसरा कथन इसका सत्य है, तो आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। बस ये इसी के बारे में थोड़ा सा दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, बाकी कोई नई चीज़ नहीं है, वही है जो हमने देखी है, ठीक है। अगला दे रखा है भी 17 विपक्षी दलों ने जो हमारा जो पामला एक्ट है जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है उसके बारे में देखा है। इसको हमने कल जो हमारी वीडियो आई थी उसी में इसको चर्चा किया था, ठीक है। तो देख लेते हैं पामला के बारे में। कहते हैं धन शोधन निवारण अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, यह अधिनियम नागरिक व गैर नागरिक दोनों पर लागू होता है। ये जो कथन है बिल्कुल ये सही भी है, क्योंकि यूपी इसी प्रकार के क्वेश्चन देती है, क्योंकि ये जो जिक्र हो रहा है, क्योंकि ये केवल भारत में लागू होगा, यानी भारतीय प्रॉपर्टी उसी में लागू होगा, मगर जो भारत के अंदर रहने वाला है, चाहे वह नागरिक है चाहे वो गैर नागरिक है, ठीक है, उस पर यह लागू होगा। ऐसा बात नहीं है अभी हम गैर नागरिक अर्थ ये हो गया अभी कोई विदेश में रह रहा है उस पर लागू होगा, नहीं, जो भारत में अगर कोई गैर नागरिक व्यक्ति रह रहा है तो उस पर ऊपर ये लागू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला कथन सत्य हो जाए। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट बनाती है। यह अधिनियम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को शक्ति प्रदान करता है। तो ये हमने अभी देखा, ये किसको देखता है, हमारा जो ईडी को जो स्वतंत्र यानी जो शक्ति प्रदान करता है, न कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को, ठीक है। तो क्या सही कथन, तो सही कौन सा, केवल और केवल एक, ठीक है। बस यही दे रखा है इसके बारे में, जो और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, ठीक है। एक बार आप पढ़ लीजिए इसको। अगला दे रखा है गन्ने का जो एफआरपी होता है वो 305 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। तो ठीक है, हमें वैसे तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, मगर हमारे लिए एफआरपी ये उपयोगी हो जाता है, जिसको बोलते हैं उचित और लाभकारी मूल्य। ये क्या होता है, ठीक है। कहता है क्वेश्चन क्या है हमारा, उचित और पारिश्रमिक या फिर लाभकारी मूल्य का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य का एमएसपी का निर्धारण कौन करती है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल ये सही है, यही इसको लागू करती है, ठीक है। अगला कह रखा है कि उचित पारिश्रमिक मूल्य शीघ्र खराब होने वाली फसलों पर लागू होता है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य शीघ्र खराब न होने वाली फसलों, यानी वो है शीघ्र खराब न होने वाली है, ठीक है, और ये है शीघ्र खराब होने वाली फसलों पर लागू होता है। तो इसका दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो उचित परिश्रम मूल्य है केवल और केवल गन्ने पे लागू होता है, ठीक है। बाकी जो शीघ्र खराब होने वाली फसलें हैं जैसे गेहूं है, हमारी कपास है, इन पर एमएसपी हमें लगता है, यानी इन पे एमएसपी पर जो सरकार खरीदती है। जो शीघ्र खराब हो जाती है यानी जल्दी खराब होने वाली जो फल है या सब्जियां है उन पे एमएसपी लगता है। तो पूछा गया सही कथन केवल केवल एक है, ठीक है। ये बस इसी के बारे में दे रखा है। भी उचित और परिश्रम मूल्य न्यूनतम वह है जो मिलों द्वारा गन्ने के पेराई पर 14 दिन के भीतर भुगतान करना होता है, यानी जो उचित आरक्षण मूल्य है उसको 14 दिन के अंदर भुगतान करता है। सामान्यतः इसका निर्धारण उत्पादन की वास्तविकता लागत और चीनी की मांग आपूर्ति और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतों व चीनी के प्राथमिक उत्पादकताओं और कीमतों और संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए तय किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों को द्वारा बेची गई अनाज को पूरी मात्रा में क्रय के लिए तैयार करती है, ठीक है। यानी इससे यानी जो जिसकी लागत है उसका अलग से 50% अधिक पर सरकार ये खरीदती है, ठीक है। अगला ये दे रखा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आपको प्रीलिम्स के अंदर ये जरूर देखने को मिला है, क्योंकि इसकी जो जानकारी है ज़्यादा गूगल पे नहीं है अभी तक, जो यानी किताबों से पढ़ने से मिलता है, ठीक है। ये दे रखा है, ये हमारा जो थट्टम अनुसंधान है ये किस राज्य से संबंधित है, ये हमारा केरल का है, जिसके अंदर जो यानी एक जो मंदिर है जो जिसको बोलते हैं रुद्रजीत पूजा की जाती है, और उसमें जो पीठासीन कश्मीर देवी से संबंधित है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन दे रखा है कि हाल ही में जो थट्टम अनुष्ठान निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, ये किस राज्य से संबंधित है, अभी हमने देखा है केरल राज्य से, ठीक है। अभी ये दे रखा है जैसे ये जो अनाज का जो निर्यात हुआ था यूक्रेन के द्वारा, वह अभी जो हमारा जो आप यानी यहाँ पहुँच गए हैं, जहाँ पर इनको जब कहा गया था जो मक्का का उत्पादन किया गया था, तो वह उस तट यानी जो हमारा जो उड़ीसा तट था इनका, तो सॉरी ये ओडेसा पोर्ट है, ठीक है, उड़ीसा पोर्ट नहीं है। और ये कहाँ पे लेबनान के लिए जो हुआ था, ये रवाना हुआ था, ये पहुंच गया, क्योंकि हमने ये पहले भी ये न्यूज़ देखी थी जिसमें हमने वर्ल्ड मैप के हिसाब से देखा था, तो इसमें हमने मक्के का देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हमारा कथन क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, यह फसल खरीफ की एक फसल है जो कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध है और यह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसमें 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा तक की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से मुख्य किस फसल से संबंधित है, ठीक है। तो ये किस अभी देखा हमने, ये मक्के से संबंधित है, क्योंकि गेहूं तो ये खरीफ की फसल है नहीं, लगभग यही सारी की सारी चीज़ें हमें गेहूं के लिए भी उपयोग होती है, मगर ये गेहूं ये जो फसल है वह खरीफ की फसल है, तो खरीफ की इसके अंदर मक्का ही है, जबकि चना है वह प्रोटीन युक्त होता है और गन्ने होते हैं, गन्ने के लिए हमने देखा ही है, ठीक है, जो कि शुगर मिल में चीनी बनाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। ये दे रखा मक्के के बारे में, जैसे मक्का एक प्रमुख खाद्य फसल है जो कि मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, और ये भुट्टे जैसे को हम भुट्टा बोलते हैं उसी के रूप में मिलता है हमें। और मक्के की फसल में
नर भाग को हम क्या कहते हैं, परिपक्व हो जाता है। ठीक है, अगला कहता है उत्पादन के लिए इसमें कौन सा उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय की बात की थी। जो तापमान इसके लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए। जो वर्षा चाहिए 60 से 120 सेंटीमीटर की चाहिए। और मिट्टी कौन सी, चिकनी हो और दोमट या कांप वाली मिट्टी के अंदर होता है। इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बोहाइड्रेट के यानी बहुलता पाई जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये एक यानी जो असम सरकार है उनके द्वारा जो ये जो भोराफुकन है उनके वो सिलेबस के अंदर ऐड करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये असम के एक फ्रीडम फाइटर थे। तो क्या कहते हैं जो क्वेश्चन, यानी सॉरी क्वेश्चन तो है नहीं, इसके बारे में सीधा देख रहे हैं। जो लचित जो बारकुफ थे हम साम्राज्य के लचित बारकुफ का जन्म कब हुआ था, 24 नवंबर 1622 में हुआ था। और जो ये वकुफ जो बोर फकून थे उन्होंने 1761 में जो सारा घाट जिसको बोलते हैं साराई घाट का युद्ध भी जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हुआ था के का में नेतृत्व किया जाना था, जिसमें मुगल सेनाओं द्वारा असम पर कब्जा करने का प्रयास किया गया था। यानी विफल प्रयास का मतलब है इसमें जो मुगल सेना थी वह पराजय हो गई थी। ठीक है, और यह भारत के नौसैनिक बल को मजबूत करने के प्रेरणादायक, यानी जो भारत का जो नौसैनिक है यानी जिसको हम नेवी बोलते हैं उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रेरणादायक रहा है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय जो हमारी जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी द्वारा जो सर्वश्रेष्ठ कैडर का जो पुरस्कार दिया जाता है वह भी किसके द्वारा, जो लचित बोरफुकन के द्वारा स्वर्ण पदक भी दिया जाता है। और इस पदक का कब 1999 के अंदर रक्षा कर्मियों द्वारा बेवकूफ जो बोरफुकन की वीरता का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया था। ठीक है, और उनकी मृत्यु लगभग 25 अप्रैल को हो गई थी। 25 अप्रैल 1672 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और है ये अहोम साम्राज्य के बारे में, क्योंकि ये अहोम साम्राज्य से संबंधित रखते थे। ठीक है, अहोम साम्राज्य हमारे असम से संबंधित था, यानी असम के अंदर इनका जो साम्राज्य था। ठीक है, इन्हीं के बारे में दे रखा है। जो ये गुरिल्ला युद्ध करते थे, यानी जो पहले जो सेना होती थी उनको अपने राज्य में आने दिया जाता था, और फिर बाद में उनका जो रास्ता था वह रोक दिया जाता था पीछे से और आगे से, उनको चारों तरफ से घेर के उन पर वार किया जाता था। ठीक है, बाकी सिर्फ इन्हीं के बारे में दे रखा है। भी बंधुआ मजदूर होते थे, और ये पाइका विद्रोह भी इन्होंने किया। ये काफ़ी बार यूपीएससी में पूछा गया पाइका विद्रोह के बारे में, वो भी इन्हीं द्वारा किया गया था। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है ये चीन के द्वारा एक यानी फोटोवोल्टिक मॉडल तैयार किया गया है। ठीक है, ये क्योंकि चीन इन चीज़ में अग्रणी रहता है। फोटोवोल्टिक इसलिए हमारे सोलर के लिए जो यूज़ होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो फोटोवोल्टिक तकनीक सूर्य से प्रकाश किरणों को विद्युत परिवर्तन करती है। ठीक है, जो फोटोवोल्टिक तकनीक जो सूर्य की जो किरणें होती है उसको विद्युत में परिवर्तित करती है। जो पहला जो कथन है इसका सत्य है। दूसरा है जो फोटोन में ऊर्जा तभी प्राप्त की जा सकती है अगर सिलिकॉन परमाणु के नाभिकीय के मध्य में आकर्षण बल हो कम हो। ठीक है, तो यानी आकर्षण बल कम हो, तो ये गलत नहीं, इसका गलत होता है, क्योंकि ये फोटोन से ऊर्जा हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसका आरक्षण सिलिकॉन के जो परमाणु होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है वो अधिक होती है। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है इसका, केवल और केवल एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये बस इसी के बारे में दे रखा जो हमने देखा है। ठीक है, अगला दे रखा जैसे ये ना, ये इसका एक एक्सप्लेनेशन इसके अंदर ऐड हो गया है। जो हमारा जो कैग है उसके बारे में जो नियुक्ति है जो, ठीक है, ये इसके अंदर पढ़ देंगे। क्या दे रखा है भी, जस्टिस जो हमारे जो यू ललित को अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो इसके अंदर हमारे ये इंपॉर्टेंट होता है जो प्रधान जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है और किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, और एक इसके अंदर ये बात ध्यान रखने वाली है, जो ये जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश बनने वाले ये सीधे वकील थे। ये नहीं है कि पहले मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश कुछ भी नहीं रहे हैं, इन्हें जज नहीं रहे हैं, ये क्या है सीधे वकील, और वकील से सीधा न्यायाधीश बनाया जाएगा इनको। ठीक है, तो ये भी हमारे प्रावधान है, यानी इसका ऐसा कुछ नहीं है भी उनको पहले न्यायाधीश होना चाहिए ये। ठीक है, इससे कोई नहीं बात नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, तो इसका जो पहला कथन हुआ है सत्य है। ठीक है, अगला कहता है भी राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश को पुष्टि करने हेतु बाध्यकारी होते हैं। इसका जो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति एक बार उस सिफारिश को उनको यानी लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए, फिर अगर दोबारा कॉलेजियम वही सिफारिश कर देती है तो फिर राष्ट्रपति के लिए वह बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो दूसरा कथन गलत हो जाता है। तो हमारे पास आंसर बचता है एक और सी, या तो ए होगा या सी होगा। इसका मतलब ए तो हमारा हमने देख लिया सही है। तीसरा कहता है संविधान कॉलेजियम को वरिष्ठ नागरिक की सिफारिश का प्रावधान करता है। तो ये भी हमने देख लिया, तो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो वरिष्ठ होंगे वह जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो अब है वो क्या, वो सीधा वकील और वकील से सीधे मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो ये आशा की जाती है भी जो वरिष्ठ होंगे यानी जो अनुभवी होंगे उन्हीं को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा, बस ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कौन सा है, केवल और केवल एक। ठीक है, तो चलिए जो इसका बारे में दे रखा है, जो कॉलेजियम प्रणाली है
और उसकी नियुक्ति का हमने जो एक एक्सप्लेनेशन था जो किसमें था, ये रहा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कितनी होगी ये राष्ट्रपति के समायोजन पर छोड़ दिया गया है। यानी जो इनकी जो नियुक्ति के लिए संख्या कितनी होगी ये संविधान में निर्धारित नहीं किया, ये राष्ट्रपति पर छोड़ दिया भी वह समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार कितने राष्ट्र यानी न्यायाधीश रखेंगे। ठीक है। और एक ये कहता है भी जो कॉलेजियम प्रणाली है हमारी, यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंधित सिफारिश करती है, किसको, राष्ट्रपति को करती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुआ है और न कि संसद अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, ये इसमें संसद का कोई भी उपयोग यानी कोई भी जो हस्तक्षेप नहीं है। अगर क्या कहते हैं भी सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व कौन करते हैं, सीजीआई द्वारा करते हैं, यानी जो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें न्यायालय के 4 वरिष्ठ अन्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है जो परिवार न्यायालय के बारे में एक कथन है। इसमें कथन क्या है कि जो नागालैंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो परिवार न्यायालय बनाए गए हैं और जो हमने जो एक बनाया गया जो परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक लाया गया 2022, इसके अंदर क्या गया भी जिनकी 10 लाख से अधिक जो भी हमारे जो जनसंख्या अधिक वाले हैं वो राज्य होंगे वहाँ पर परिवार न्यायालय जो करना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये बात उसके अंदर कही गई है, यानी अभी जो 1984 का था उसमें कही गई थी। तो परिवार न्यायालय के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। परिवार न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो जो राष्ट्रपति नहीं करता, इनका जो हमारी जो राज्य सरकार होती है, किसकी, राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सिफारिश पर की जाती है। ठीक है, दूसरा अगला कथन क्या कहता है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य द्वारा परिवार न्यायालय वाले स्थान का करना अनिवार्य है। ये हमने अभी देखा है जो 1984 का जो हमारा अधिनियम था उसमें कहा गया था कि जिस राज्य के यानी जिस जिले की 10 लाख से अधिक जनसंख्या है उसको परिवार न्यायालय बनाना आवश्यक है। ठीक है, तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है, केवल और केवल बी। ठीक है, बस यही दे रखा है इसके बारे में। ये करता क्या है भी 1984 का तो जो भी जो आपसी मतभेद होते हैं, विवाह होते हैं या पारिवारिक मतभेदों का त्वरित निपटारा करने के लिए इन न्यायालयों का गठन किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ यही मामले आते हैं जो आपसी मतभेद होते हैं, जिसको हम कहते हैं भी जो पंचायत के अंदर जिस प्रकार से जो सुलह करवाई जाती है उस प्रकार से इसमें किया जाता है। ठीक है, अभी इसके अंदर एक नया विधेयक लाया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला दे रखा है लेजर गाइडेड एंटीटैंक मिसाइल के बारे में कहा गया है, इसका जो डीआरडीओ ने सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अगला क्या था, क्या है ये कहता है भी लेजर गाइड एंटी टैंक मिसाइल मुख्यतः भारी बख्तबंद सैन्य वाहनों को ध्वस्त करने हेतु प्रयोग की जाती है। तो इसका जो पहला कथन है वह सत्य है। ठीक है, जो एंटी टैंक है जो हमारे जो दुश्मन के जो सैन्य अभियान है, जो भारी जो टैंक होते हैं उनको ध्वस्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक हेलेना एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया, तो ये कथन भी सत्य है। पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है हमारा, सी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला दे रखा है जो एनएचआई के विवाद नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की बात है, इसके अंदर उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, संसद की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, इन्होंने जो एनएचआई है उन पर केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत जो आता है उसके अंदर इन्होंने यानी इनकी जो कार्य है उनकी समीक्षा की है। ठीक है, अगला कहता है नियंत्रण और महालेखा परीक्षण संसद की संचय निधि से धन निकासी का परामर्श देता है। तो इसका जो पहला कथन है वह गलत है, क्योंकि जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होता है वह धन निकासी से बात कोई भी उस संबंध नहीं रखता, क्योंकि धन निकासी केवल और केवल हमारा जो विनियोग विधेयक होगा उसी के माध्यम से होगी। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाता है। तो अगला कहता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। ठीक है, तो इसका दूसरा कथन भी गलत हो जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति है वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की यानी सलाह पर करते हैं। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कोई नहीं है, तो आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, अगला दे रखा है जो आईएनएस सतपुड़ा है जो एक रेमेटेक एक सैन्य अभ्यास था वह संपन्न हुआ है, उसके अंदर भारत का जो आईएनएस सतपुड़ा था ने शामिल हुआ था। तो इसके बारे में कथन क्या कहता है, रिम्बेक प्रशांत महासागर में आयोजित एक वार्षिक युद्धाभ्यास है। तो इसका जो पहला कथन वह गलत हो जाता है, क्योंकि ये द्विवार्षीय है, यानी प्रत्येक वर्ष नहीं होता, ये दो सालों में होता है। जब ये पहले 2022 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ था, यानी 2020 में तो कोरोना की वजह से नहीं होता, मगर ये हर 2 वर्ष बाद होता है, तो अभी 2022 है तो ये भी ये हुआ है। ये प्रथम था 1971 में आयोजित हुआ था, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम
और अमेरिका की सेना शामिल थी। तो दूसरा कथन इसका सत्य है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा है हमारा, केवल और केवल बिल। ठीक है, यही दे रखा है बस। इसी के बाद में प्रशांत में रिमोटर, ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, जो कि जून और जुलाई के दौरान द्विपक्षीय के रूप में आयोजित किया जाता है, जबकि ये 2020 में अगस्त में किया गया था। ठीक है, बस यही है। इसके अंदर 26 प्रतिभागी थे, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया थे, कनाडा, जो चिली और भारत, इसमें 26 प्रतियोगी भाग लेते हैं। ठीक है, 1971 में आयोजित हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने शामिल हुआ था। आइए सतपुड़ा के बारे में देख लेते हैं, जो कि भारत का था। एक स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित है और 6000 टन निर्देशित यानी जो फैब्रिकेट टारगेट में जो हमारा जो कहता है, जो मिसाइल टारगेट जो निर्देशित से संबंधित है, और ये हवा में, पानी में और भीतर में कहीं पे भी वार करने के सक्षम है। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, ये महिलाओं का एक गुट है। यानी ये वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन होता है तो इसमें ये कोट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में ये थोड़ा सा दे रखा है, क्योंकि ये द हिंदू के अंदर भी न्यूज़ थी और इसी के अंदर थी। तो ये जो द हिंदू की और दोनों के अंदर न्यूज़ देते हैं, उसमें दैनिक जागरण की हम न्यूज़ लेते हैं। क्या कहता है, विश्व सशस्त्र बल में जो कैप्टन जो अभिलाषा बराक के ने एक कार्बट के रूप में, पायलट के रूप में उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, और वह भारत की ऐसी पहली महिला बनकर उन्होंने इतिहास रचा था। बाकी सिर्फ इन्हीं के बारे में थोड़ा देर का, क्योंकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या था, इनको थोड़े टाइम के लिए रखा जाता जब महिलाओं को लिया जाता, क्योंकि उनको जो फिजिकली रूप में जो कुछ परेशानियां तो उसकी वजह से सरकार ने कहा था भी इनको शॉर्ट टर्म के लिए हम अपॉइंट करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा था भी ऐसी बात नहीं है, उनको भी जो जो यानी पुरुषों की तरह परमानेंट तौर पर रखना चाहिए। और आज अगर बात करें तो भाई जो हमारी कम से कम कितनी 9118 महिलाएं हैं जो कि सेना के अंदर कार्यरत है। ठीक है, अगला है जी, कोरोना से पूर्व जो पहुंच सकती है हमारी रेपो दर। अब इसमें रेपो दर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जी। कोरोना से पहले जो हमारी जो रेपो रेट थी वह जो 5.15% के आसपास पहुंच गई थी। इससे अर्थ क्या होता है भी, क्योंकि लोग जब अधिक पैसा खर्च करते हैं तो उसमें क्या होता है भी, सरकार यानी जो आरबीआई होती है वह पैसे को स्टॉक करने के लिए यानी रेपो दर की रेट बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है भी, बैंक अगर आरबीआई से लोन नहीं ले पाएंगे तो वह आगे भी लोन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं भी एक प्रकार से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ यही चीज़ दे रखा है इसमें, जो खुदरा और रेपो रेट बढ़ाने से, ये सिर्फ यही चीज़ दे रखी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पर क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, एक इसी प्रकार का है जो ब्याज दर बढ़ाई है किसने, ब्रिटेन का जो एक बैंक है इंग्लैंड का, उसने भी ब्याज दरें बढ़ाई है। तो ये भी कहीं ना कहीं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार की गई है। ठीक है, और इससे कम कम भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर जो ब्रिटेन के जो निवेशक है वो वहाँ दर बढ़ाने से वहाँ पैसा जमा, यानी वहाँ की बैंकों में जो पैसा जमा करवाना ज़्यादा पसंद करेंगे भारत में निवेश करने की बजाय। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रीय बैंक द्वारा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कदम उचित होंगे। एक तो रेपो रेट को बढ़ाना, जो भी अभी किया गया है आरबीआई द्वारा, तो पहला कदम सत्य है। दूसरा, रिवर्स रेपो रेट को कम करना। देखिए, रिवर्स रेपो रेट को कम करने से का अर्थ होता है कि इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। इससे क्या करता है, जो आरबीआई होता है वह बैंकों से लोन लेता है। बैंकों से अगर जो पैसे रिवर्स रेट पे कम दर में लेगा तो लोग कहेंगे भी आरबीआई से ऋण देने से अच्छा हम लोगों को, यानी कम ही देना है तो हम लोगों को ही दें। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी, हाँ, ब्याज दर में बढ़ोतरी से क्या होगी, जो नागरिक होंगे या जो लोग होंगे वह बैंकों में पैसा ज़्यादा जमा करवाना पसंद करेंगे, जबकि खर्च करने के या निवेश करने से, क्योंकि हमें ब्याज उनको ज़्यादा मिल रहा है। और सरकारी जो प्रतिभूतियाँ होती, सॉरी, जो सरकार की जो सब्सिडीज होती हैं उनको भी कम कर रहा है। अगर सरकार जो ऐसे सब्सिडीज मिल रही हैं, तो जो सब्सिडी में कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, अगर सब्सिडी बंद कर देगी तो वो चीज़ महंगी मिलेगी, तो इससे लोग उसको खरीदना कम कर देंगे। ठीक है, तो इसका जो चौथा कथन भी सत्य है। तो पूछा गया सही कथन, तो 1, 3 और 4 कथन इसके सत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, व्यापार घाटे की रिकॉर्ड स्तर पर वित्तीय एवं, अगली न्यूज़ है वह किससे संबंधित है, हमारे जो व्यापार घाटे से संबंधित है। ठीक है, जो व्यापार घाटा होता है वह किस प्रकार, इसमें कहा गया है अभी 2022 के अंदर जो हमारा जो चालू घाटे है वह जीडीपी का लगभग 3.7% से तक जा सकता है। ठीक है, और आयात में यानी बढ़ोतरी जारी है, जबकि जो हम आयात करते हैं वो बढ़ोतरी जारी है, जबकि जो हमारा जो निर्यात है वह कम है। निर्यात हमारा कितना है, लगभग 25 अरब डॉलर का है, जबकि हमारा जो आयात है लगभग 66 अरब डॉलर के आसपास है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, चलिए शुरू करते हैं। अगला एक ये थोड़ी सी न्यूज़ है, ये भी तो देख लीजिए भी, क्या भी जो राजकोषीय घाटा है जो जीडीपी का 6.5% है, जबकि हमने जो लक्ष्य क्या रखा है, हम जो जो राजकोषीय घाटे को हम कितना लगभग 3% के आसपास रखने का जो लक्ष्य रखा है, जबकि हमारा जो घाटा है वह कितना हो चुका है, 6.5% के आसपास है। ठीक है,
चलिए, जो क्वेश्चन क्या कहता है, व्यापार घाटे की स्थिति सामान्यतः वो स्थिति है जो कौन सी स्थिति है भी, ये जब हम निर्यात का आयात से कम होना, यही जो हमने देखा था, जो हमारा निर्यात है वह कम होता है और आयात ज़्यादा होता है। यानी अगर हम 100 रुपये की अगर जो चीज़ कोई खरीदते हैं और 50 रुपये की अगर कोई चीज़ बेचते हैं तो हमें नुकसान हो रहा है, यानी हम 50 रुपये अपने यानी ज़्यादा उस दूसरे देश को दे रहे हैं, तो यही होता है हमारा व्यापार घाटा। ठीक है, क्या कहता है, वे आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। जब देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है, यानी क्या कहता है, जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है तो व्यापार घाटे की सामना करना पड़ता है, अर्थात वह देश अपने लोगों की मांग को पूर्ण रूप से और सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता, यानी उनकी मांग को पूर्ण रूप से अपने देश से, अपने संसाधनों से नहीं कर पाता है, इसलिए अन्य देशों से इनका आयात करना पड़ता है। इसके विरुद्ध जब कोई देश आयात की तुलना में निर्यात अधिक करता है तो उसको ट्रेड जिसमें सरप्लस भी कहते हैं, यानी जब हम निर्यात अधिक करते हैं और आयात कम करते हैं तो क्या होगा, हमारा जो व्यापार होगा वह सरप्लस होगा, यानी ज़्यादा हमें हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कहता है, वह है स्वर्ण मुद्रिक योजना के बारे में। स्वर्ण मुद्रिक योजना के यानी मुद्रीकरण के समय की एक जो स्कीम आई थी उसके बारे में ये जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि जनाब स्वर्ण मुद्रिक योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना यानी बाजार में उपलब्ध स्वर्ण को, यानी ये बाजार में नहीं था, ये जो पहला कथन गलत होता है, ये किसके अंदर था, ये जो है ये हमारा बाजार के अंदर, ये जो घरेलू अंदर बढ़ जाए, जो घर के अंदर जो सोना था या जो बैंक जो हमारे जो मंदिरों के अंदर सोना था उसको यानी मुद्रा के रूप में बाजार के अंदर लाने से संबंधित स्कीम थी जो 2015 में लाई गई थी। तो पहला कथन गलत होता है, इसके लिए बैंकों को यानी लॉकर की रखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो इसका जो दूसरा कथन है वह सत्य है। तो पूछा गया सही कथन, तो सही कथन कौन सा, केवल और बी। ठीक है, बस ये इसी बारे में दे रखा है और कुछ नहीं। 2015 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनको लाया गया था। इसमें अंदर जो ये ब्याज रेट थोड़ी ज़्यादा जाती थी। ठीक है, अगला ये आतंकवाद से यानी अब जो बैठक करेगा, जो आतंकवाद के विरुद्ध जो अभी जो संयुक्त राज्यों के अंदर जो बैठक होने वाली है उसके अंदर भारत इसकी मेज़बानी करेगा। तो ये जैसे ना, ये दैनिक जागरण के ये न्यूज़ 5 अगस्त को आई, यानी 5 को आई थी, और जो द हिंदू था उसके अंदर ये 4 को आ गई थी, बाकी न्यूज़ ये आ गई थी इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के हेतु उत्तरदायी एक निकाय है। तो पहला कथन इसका सत्य है। दूसरा कथन क्या कहता है, इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल होता है वह कितना 2 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का नहीं होता। तो पूछा गया सही कथन कौन सा है, इसका केवल बी ए। ठीक है, अगली है सिंथेटिक परिधान, यानी सिंथेटिक माइक्रो फाइबर प्रदूषण होते हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें जो बहुत ही हल्के प्रकार के जो जैसे कि जो कलर होता है या जो हमारी जो पॉलीथीन होता है उन पे जो कलर लगा होता है उस पे जो माइक्रो प्लास्टिक होते हैं उनके बारे में बताया गया है, जो उनके स्तर से क्या है भी यानी हमारा जो प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, विश्व स्तर पर कपड़ों के उत्पादन में 60% इसका इसके हिस्सेदारी है। ठीक है, जितने भी कपड़े बनते हैं उसमें जो हमारा जो माइक्रो फाइबर प्रदूषण है उसका जो हिस्सेदारी है वह कंपनी की 60% है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वैसे होता क्या है भी, माइक्रो प्रोडक्ट जिसका आकार क्या होता है 5 मिलीमीटर से कम होता है। ठीक है, यानी जो 5 मिलीमीटर से छोटे जो आकार होते हैं उसको माइक्रो जो फाइबर प्रदूषण यानी प्लास्टिक भी कहते हैं। ठीक है, और ये घरेलू हो गया, जो कपड़ा हो गया, टायर हो गया, इन सबसे संबंधित है, यानी इन सबसे ये माइक्रो प्लास्टिक निकलता है। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतने ही, जिसके अंदर हमने 4 और 5 तारीख की वीडियो को यानी जो क्वेश्चन है वह डिस्कस कर लिए। ये आपकी एक रिवीजन वीडियो थी, जिसके अंदर आपने जो 2 दिन में पढ़ा है वह आपकी रिवीजन हो गई। वैसे हम डेली करते हैं, आज जो कल शाम को 5 तारीख, जो आज 6 तारीख है, तो 6 तारीख की वीडियो कल आपको मिलेगी, ताकि आप जो पढ़ोगे कल वो आपका रिवीजन हो जाएगा, ताकि आप उसको लंबे टाइम तक याद रख पाएँ। ठीक है, इसको आप डबल स्पीड करके देख सकते हैं, ताकि क्या होगा, इससे क्या होगा अभी आपका टाइम बचेगा और आप इस वीडियो को 10 से 15 मिनट में देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।